3 नौजवान बेटे थे। बेटे बहुत खूबसूरत और संजीले जवान थे, लिखना पढ़ना सीख गए थे, बहुत होशियार और समझदार थे, अच्छे लोगों के हमेशा करीब बैठते और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहते थे। सबसे बड़े भाई नसर की उम्र 21 साल की थी और मंझले भाई नौरोज की उम्र 18 साल की और सबसे छोटे भाई नादर की उम्र 16 साल की। एक दिन उनके बाप ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और लाड प्यार करने के बाद कहा, मेरे प्यारे बेटो, मेरे मरने के बाद तुम्हारे पास जो माल रह जाएगा वो ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने वो किया। तुम मुझसे ज्यादा की उम्मीद ना रखो। मैंने तुम्हें 3 गुण दिए हैं। पहला ये कि तुम लोगों को सेहतमंद और ताकतवर बनाया, और दूसरा ये कि तुम लोगों को हथियार से काम लेना सिखाया और तुम लोग माहिर सिपाही बन गए, और तीसरा ये कि किसी से नहीं डरना चाहिए, जिससे तुम बहादुर बन गए। और अब मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूँ, इनको सुन लो और हमेशा याद रखो। हमेशा ईमानदार बने रहो, हमेशा परेशानी से दूर रहोगे, मेहनत से जीना चुराओ, आराम और सुख से जियोगे और शेखीना बघारा करो। तुम लोगों को शर्माना नहीं पड़ेगा, बाकी सब की फिक्र तुम खुद करो। मैंने तुम्हारे लिए 3 घोड़े तैयार कर रखे हैं, काला, भूरा और खाकी रंग का। तुम्हारे थैलों में इतनी खुराक भर दी है जो 1 हफ्ते के लिए काफी होगी। अब तुम सफर के लिए रवाना हो जाओ, दुनिया में घूमो फिरो। जब तक दुनिया को नहीं देखोगे तब तक तुम आदमी नहीं बन सकोगे। जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। सफर बाखैर मेरे बेटो। बाप ने इतना कहा और उठकर वहां से चला गया। तीनों भाई सफर की तैयारी करने लगे और अगला दिन चढ़ते ही वो सफर पर रवाना हो गए और दिन भर सफर करते रहे और अपने घर से बहुत दूर निकल गए। शाम हुई तो वो एक जगह आराम करने के लिए रुके। वो अपने घोड़ों से उतरे, खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। वो मकाम बहुत वीरान और सुनसान था। तीनों भाइयों ने सोचा कि यहाँ पर मुमकिन नहीं कि हम तीनों एक साथ सो जाएं। उन्होंने फैसला किया कि तीनों भाई रात को एक एक हिस्सों में बांट ले और एक एक करके पहरा दे। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई नसर पहरा देने लगा और बाकी 2 दूसरे लेटकर सो गए। नसर काफी देर बैठा तलवार से खेलता रहा, अपने भाइयों की हिफाजत करता रहा। चांदनी रात थी, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी और सारा माहौल नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक शोर हुआ और नसर अपनी तलवार थामकर होशियार होकर खड़ा हो गया। जहां वो तीनों भाई रुके थे उसे थोड़े ही फासले पर एक जंगल था और वहां पर एक शेर खूह में पड़ा हुआ था। इंसान की बू पाकर वो शेर अपनी खूह से निकला और खुले मैदान में आ गया। नसर ने जब शेर को देखा तो ना वो डरा और ना घबराया। उसे इस बात का यकीन था कि वो शेर का मुकाबला कर लेगा, लेकिन उसे अपने भाइयों की नींद की फिक्र थी। वो एक तरफ दौड़ा और शेर ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर नसर ने पीछे मुड़ते हुए शेर के पंजे पर तलवार मारी। जख्मी शेर दहाड़ता हुआ उस पर लपका। नसर पीछे हट गया और अपनी तलवार से शेर के बाएं पंजे पर भरपूर वार किया और शेर एक बार फिर अपनी सारी ताकत जमा कर कर बहादुर पर टूट पड़ा। लेकिन नसर उसे फिर तुरा दे गया और इस बार उसने पूरे जोर के साथ शेर के सर पर तलवार मारी। शेर वहीं पर गिर गया और फौरन मर गया। नसर ने शेर के चमड़े का एक टुकड़ा काट लिया और अपने कुर्ते के अंदर कमर से बांध लिया और फिर वो अपने भाइयों के पास यूं आकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद नसर की पहरेदारी का वक्त खत्म हो गया। वो सोने लगा और फिर नौरोज पहरा देने लगा। उसका पहरा बगैर किसी हादसे के बीत गया। फिर उसके बाद तीसरे भाई नादर की बारी आई। उसकी बारी में भी कोई ऐसी वैसी बात ना हुई और पूरी रात इसी तरह से गुजर गई। सुबह हुई तो वो तीनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे चल पड़े और वो पूरा दिन चलते रहे और एक लंबा सफर तय किया। सूरज डूबते तक वो एक बड़े से पहाड़ के सामने पहुंचे। उस पहाड़ के दामन में एक बड़ा सा दरख्त उगा हुआ था। उसके नीचे एक चश्मा था। भाइयों ने उसी चश्मे के करीब रात गुजारने का फैसला किया। उस चश्मे के करीब एक गार था और उसके अंदर सांपों का बादशाह अजगर सुल्तान रहता था। लेकिन उन तीनों भाइयों को उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पिलाया और दरख्त से बांधकर उन्हें साफ किया और उनके आगे खाना डालकर खुद खाना खाने बैठ गए। जब उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने खुद फैसला किया कि पिछली रात की तरह वो तीनों बारी बारी पहरा देंगे और पिछली रात की तरह दोनों छोटे भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। उसके पहरा देने की बारी में कोई खास बात ना हुई। अब दूसरे भाई नौरोज की पहरा देने की बारी थी। चांदनी रात थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस गार के अंदर से वही अजगर सांप निकला। वो बड़ा सा फन उठाए फनकारे मारता चश्मे की तरफ बढ़ा, लेकिन नौरोज जरा सा भी नहीं डरा। वो इस ख्याल से कि कहीं इसके भाइयों की नींद में खलल ना पड़े, वो एक खुले से मैदान की तरफ दौड़ा। अजगर ने जब इंसान की बू पाई तो उसने उसका पीछा किया। थोड़ा दूर जाकर नौरोज रुक गया और अपनी तलवार निकालकर
उस नाग की दुम पर वार किया। सांप वार से जमीन पर लौटने लगा। बहादुर ने दूसरा वार उसकी पीठ पर किया और तीसरे वार में सांप वहीं पर खत्म हो गया। नौरोज ने उसकी खाल का एक लंबा पट्टा काटकर कुर्ते के अंदर कमर से बांध लिया और वापस आकर अपनी जगह पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का वक्त खत्म हो गया और फिर नादर की बारी आई। उसकी पहरेदारी भी बखैरियत गुजर गई। सुबह होते ही वो तीनों भाई घोड़ों पर सवार हुए और अगला दिन भी वो दिन भर चलते रहे। वो आगे बढ़ते रहे, सफर करते रहे। पहाड़ों से गुजरते हुए वो एक टीले तक जा पहुंचे। वहीं रात बसर करने का इरादा करके वहीं पर ठहर गए, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे और रात अंधेरी थी। इसलिए उन्होंने आग जला ली और बैठकर खाना खाने लगे। हस्बे मामूल छोटे दोनों भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। उसके बाद मंझले भाई की बारी आई। फिर वो भी लेटकर सो गया और छोटा भाई नादर पहरा देने लगा। पहले छोटा भाई नादर काफी देर बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आता था। इसलिए नादर आंखें बंद किए और कानों को खोले बैठा रहा। कभी कभी वो आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर बैठ जाता। एक दफा उसने आंख खोलकर देखा कि आग बुझ गई है, आग फिर से जलानी चाहिए, उसने सोचा। वो ये सोचकर उस टीले पर जाकर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं आग जलती हुई नजर आ जाए। अचानक उसे दूर कहीं एक दिया सा टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। वो टीले से नीचे उतरा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिया। वो काफी देर चलने के बाद एक अकेले वीरान मकान के पास जा पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और पंजों के बल चलता हुआ उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर रोशनी थी और मकान के बीचों बीच चूल्हे पर खाना पक रहा था और उसके गिर्द तकरीबन 20 आदमी बैठे हुए थे। उनके चेहरे खौफनाक थे और उनकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई साजिश किए हुए बैठे हैं, चोर डाकू मालूम होते हैं। नादर ने दिल में सोचा, अगर इनको यूं ही छोड़कर चला जाऊं तो ये अच्छे आदमी के लिए मुनासिब बात नहीं होगी। चलो होशियारी से काम लूं। ऐसा करूं कि इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल को मालूम करूं और कुछ ऐसा करूं कि इनको मुझ पर एतबार हो जाए और मौका पाकर अपना काम दिखा दूं। वो दरवाजा खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। एक अजनबी आदमी को अंदर आता हुआ देखकर सारे डाकू अचानक चौंक गए और अपने हथियार संभाल लिए। नादर ने डाकुओं के सरदार से मुखातिब होकर कहा, हजूर, मैं आपका एक हकीर सा गुलाम हूँ। मैं बहुत दूर एक शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे धंधे करता रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं किसी गिरोह में शामिल हो जाऊं। अब अचानक मुझे आपका पता लग गया और मैं यहाँ आ गया। अब आप ही का आसरा है। बराहे करम मुझे अपने बीच शामिल कर लीजिए। हजूर, मेरी उम्र पर मत जाइए। मुझ में बहुत से गुर हैं। मुझे सुरंगें खोदना, टोह लगाना और इधर उधर की बातें मालूम करना सब आता है। मैं आपके काम आऊंगा। नादर ने इस तरह से चाल चली कि डाकुओं के सरदार को उस पर यकीन आ गया। डाकुओं के सरदार ने नादर से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। आओ यहाँ बैठ जाओ। नादर आगे गया, झुककर सलाम किया और उनके करीब बैठ गया। खाना पककर तैयार हुआ और सबने खाना खाया। उस रात उन लोगों ने बादशाह के महल में डाका मारने का मंसूबा बना रखा था। खाना खाने के बाद वो सब घोड़ों पर सवार हुए और रवाना हो गए। नादर भी उनके साथ ही था। थोड़ी देर में वो बादशाह के बाग के पास पहुंच गए। मशवरा करने लगे कि अंदर कैसे घुसा जाए। आखिर उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले नादर दीवार को फलांगेगा और ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वो सो रहे होंगे तो फिर एक एक करके सारे डाकू बाग में उतरेंगे और एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से नादर ने दीवार को फलांगा और फिर बाग में इधर उधर फिरकर देखा तो उसे पता चला कि सारे पहरेदार गफलत की नींद में सो रहे हैं। बाग के बीचों बीच 2 बड़े बड़े पहियों वाली एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। नादर उसको खींचता हुआ लाया और दीवार के करीब खड़ा कर दिया और डाकुओं को इशारा किया कि बहुत अच्छा मौका है। फिर एक एक करके सारे डाकू दीवार को फलांगने लगे। पहले डाकू ने जब दीवार पर चढ़कर अपना सर नीचे की तरफ झुकाया तो नादर ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसका सर कटकर बाग में गिर गया और उसके मुर्दा जिस्म को खींचकर भी बाग में गिरा दिया और बाकी सब डाकुओं का भी यही हशर हुआ। और फिर नादर होशियारी के साथ महल की तरफ बढ़ा। वो एक बड़े से हल के सामने पहुंच गया। वहां पर भी 3 बड़े दरवाजे थे और वहां कुछ लड़कियां पहरा दे रही थी, लेकिन वो सब भी आराम से सो रही थी। नादर एक दरवाजे में दाखिल हो गया। वो देखता क्या है कि एक बहुत ही सजा सजाया कमरा है। कीमती पर्दे लटक रहे हैं और कमरे के बीच में एक खूबसूरत से पलंग पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की लेटी सो रही है। वो बहुत ही खूबसूरत है। नादर आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आया और उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर अपनी जेब में डाल ली और आहिस्ता से वहां से निकलकर दूसरे हाल में पहुंच गया। अब आओ दूसरे कमरे का मुआयना कर लें, उसने दिल में सोचा और यह सोचकर वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। यह कमरा पहले कमरे से भी ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सजा हुआ था।
हर तरफ कीमती पर्दे लटक रहे थे। वहाँ भी कमरे के बीचों बीच एक चांदी के पलंग पर बहुत ही खूबसूरत लड़की सो रही थी और उसके पलंग के करीब कुछ कनीजें नींद में डूबी हुई थी। नादर ने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसकी उंगली से भी अंगूठी निकाल ली और फिर वापस हाल में आ गया। अब वो तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा। तीसरा कमरा पहले 2 कमरों से भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार था और उस कमरे में भी एक पलंग पर एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की सो रही थी। ये लड़की पहले वाली 2 लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। नादर ने आहिस्ता से जाकर उसके बाएं कान से बाली उतार ली और फिर वो वहां से निकलकर बाग में पहुंचा और बाग से दीवार फलांग कर महल से बाहर आ गया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने अड्डे की तरफ वापस पलटा। वहां पहुंचा तो उसके दोनों भाई अभी भी आराम से सो रहे थे। नादर वहीं पर बैठ गया और अपनी तलवार से खेलने लगा। सुबह हुई तो तीनों भाई नाश्ता करने के लिए बैठ गए। उसके बाद फिर वो अपने घोड़ों पर सवार हुए और आगे सफर के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो एक सराय में ठहरे। उन्होंने अपने घोड़ों को एक छपर के नीचे बांध दिया और वो तीनों चाय खाने की तरफ गए और चाय पीते हुए आराम करने लगे। इतने में सड़क पर एक ढंढोरची नमूदार हुआ और ऊंची आवाज में कहने लगा, ऐ लोगो, कान खोलकर सुन लो। आज रात बादशाह के महल में एक अजीब वाकया हुआ है। महल के बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर कलम कर दिए हैं और शहजादियों की एक एक सोने की चीज गायब हो गई है। इसलिए बादशाह का ऐलान है कि शहर के सारे बाशिंदे, छोटे हों या बड़े, इस राज का पता चलाने में उनकी मदद करें ताकि वो जान सके कि ऐसा कौन सा बहादुर है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। चनाचे शहर में कोई भी अजनबी मुसाफिर शख्स हो तो उसे महल में भेज दें। चनाचे उस सराय के मालिक ने तीनों भाइयों को जल्दी से कहा कि वो महल में पहुंच जाएं। तीनों भाई उठे और बादशाह के महल की राह ली। बादशाह को इतला दी गई कि 3 अजनबी लोग आए हैं। बादशाह ने कहा कि उन तीनों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाए और अपने वजीर से कहा कि तुम उनसे राज मालूम करो। वजीर ने कहा, अगर उनसे सीधे तरीके से पूछा जाए तो मुमकिन है कि वो कुछ न बताएं। बेहतर होगा कि उन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए और छुपकर उनकी गुफ्तगू सुनी जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने दस्तरखान लगा दिया गया और उस पर तरह तरह के खाने चुन दिए गए और साथ के कमरे में बादशाह और वजीर कान लगाकर बैठ गए। नसर ने कहा कि हमें 9 उम्र एक भेड़ का गोश्त दिया गया है, लेकिन मालूम होता है कि इस भेड़ को किसी कुतिया ने दूध पिलाया था। हाँ, आपकी बात सही है। नौरोज ने कहा, बादशाह लोग कुत्ते का गोश्त खाने से भी गुरेज नहीं करते। मुझे तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि अंगूर के इस मुरब्बे से इंसान की बू कैसे आ रही है। नादर ने भी मुरब्बे को चखा और कहा, हाँ सच है, बादशाह सब खूंखार होते हैं। मुरब्बे में भी इंसान का खून मिला हो तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं। मैं भी एक बात पर हैरान हूँ, तश्तरी में इस तरह से रोटियां एक माहिर नानबाई ही चुन सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा। नसर ने कहा, हमें महल में इसलिए बुलाया गया है कि ताकि महल में होने वाले वाकये का राज हमसे मालूम किया जाए। हमसे भी पूछताछ की जाएगी, हम उन्हें क्या जवाब देंगे। हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नौरोज ने कहा, हाँ, हम उनको सब कुछ बता देंगे। अब बेहतर यही है कि इन 3 दिनों के सफर में हम पर जो कुछ भी गुजरा है हम तीनों एक दूसरे को कह सुनाएं। चुनाचे सबने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। सबसे पहले नसर ने अपनी आप बीती सुनाई कि उसने किस तरह शेर का मुकाबला किया और उसे मार दिया, और सबूत के तौर पर उसने जो शेर की खाल का एक हिस्सा काटा था वो अपनी कमर से खोलकर भाइयों के सामने रख दिया। फिर नौरोज ने अपना किस्सा सुनाया और फिर उसने वो सांप का टुकड़ा जो उसने काट कर अपनी कमर से बांध लिया था उसने वो खोलकर अपने भाइयों के सामने रख दिया। अब नादर की बारी आई। उसने तीसरी रात वाला सारा वाकया अपने भाइयों को कह सुनाया और जेब से सारी चीजें निकालकर अपने भाइयों को दिखा दी जो वो जाते हुए महल से ले गया था। अब बादशाह और वजीर के सामने सारा राज खुल गया, लेकिन उन तीनों भाइयों ने गोश्त और मुरब्बे के बारे में जो बातें की थी वो उनकी समझ में नहीं आई। चनाचे बादशाह ने सबसे पहले उस चरवाहे को बुला भेजा और उससे बुलाकर पूछा कि सच सच बता कि तूने कल जिस भेड़ का गोश्त भेजा था उसे किसी कुतिया ने दूध पिलाया था। जहाँ पना, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं सच सच बयान करूं। चरवाहा बोला। बादशाह ने कहा, बख्श दी तेरी जान, लेकिन सच बता। फिर चरवाहा बोला, जाड़ों में ही जो मेरी बकरी ने एक मेमना दिया था वो पिछली सर्दियों में मर गई। मुझे मेमने पर तरस आ गया और मैंने उसे एक कुतिया को सौंप दिया और उस कुतिया ने ही अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा किया। कल मैंने उसी को काट कर उसका गोश्त आपके लिए भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास अब वही एक भेड़ रह गई थी। बाकी सब तो आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। उसके बाद बादशाह ने माली को बुलाया और रौब के साथ पूछा, सच सच बता, क्या उस अंगूर के मुरब्बे में इंसान का खून मिला हुआ था? हजूर, एक वाकया हुआ था, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं वाकया बयान करूं। जा, बख्श दी तेरी जान, बता क्या वाकया हुआ था। बादशाह ने कहा। माली बोला, पिछले साल की बात है, मैंने आपके लिए कुछ खास अंगूरों की बेल बचा रखी थी।
न जाने कौन रात के वक्त आता और अंगूर चुरा कर ले जाता। मैं अंगूर की बेल के नीचे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने एक डंडा जोर के उसके सर में दे मारा और आदमी वहीं पर गिरकर मर गया। मैंने वही अंगूर की बेल के नीचे ही खड़ा खोदकर उस आदमी की लाश को दफन कर दिया। अगले साल बेलें इस तरह परवान चढ़ी और उन पर इतना फल लगा कि खुदा की पनाह। पत्तों से ज्यादा अंगूर के गुच्छे थे, लेकिन उनके जायके में जरा सा फर्क था। इसलिए मैंने उनके अंगूर आपको ना भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया। और उन दोनों भाइयों की कही हुई बात इस तरह से सच साबित हुई। और रही तीसरी तश्तरी वाली बात, तो वो बात भी सच थी, क्योंकि उन पर बादशाह ने खुद रोटी रखी थी। मालूम हुआ कि उनका भाई एक नान बाई था। बादशाह उन तीनों भाइयों के पास कमरे में गया और उनसे सलाम करने के बाद कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सच निकला। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गए हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ अजीज मेहमानों, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, बताइए। तीनों भाइयों ने कहा, अगर आपकी फरमाइश जायज हुई तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। बादशाह ने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं। तुम लोग यहीं पर रह जाओ, मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा, पूरे शहर की दावत करूंगा और 40 दिन तक सबको पुलाव खिलाता रहूंगा। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। नसर ने जवाब दिया, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना तो हम किसी बादशाह की औलाद हैं और ना ही हमारे बाप दादा कोई अमीर लोग थे। आपने अपनी दौलत बादशाहत से कमाई है और हमने मेहनत करना सीखा है। बादशाह उनकी मिन्नतें करने लगा और कहा, मानता हूँ कि मैं एक बादशाह हूँ, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारे बाप ने मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है और ये बड़े फख्र की बात है कि उसके बेटे इतने बहादुर हैं। तो क्या तुम्हारा बाप मुझसे कम है? असल में वो मुझसे भी ज्यादा दौलतमंद हैं। हकीकत में मैं ऐसी लड़कियों का बाप हूँ जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह सर झुका चुके हैं, मिन्नतें कर चुके हैं, पेशकश कर चुके हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से अर्ज कर रहा हूँ कि तुम मेरी बेटियों से शादी कर लो। चुनाचे तीनों भाई राजी हो गए। बादशाह ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी तीनों बेटियों की शादी उन तीनों भाइयों से करवा दी। और फिर 40 दिन तक बादशाह यूं ही दावतें करता रहा और पूरा शहर दावतें खाता रहा। तीनों भाई महल में रहने लगे। बादशाह को अपने दामादों से बहुत मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा मोहब्बत छोटे भाई नादर से थी। एक दिन बादशाह अपने बाग में एक नाले के करीब लेटकर आराम से सो रहा था। नादर भी करीब बैठा था। अचानक नाले के अंदर से एक जहरीला सांप निकलकर सामने आ गया। अभी वो बादशाह को काटने ही वाला था कि नादर की उस पर नजर पड़ी। नादर ने तलवार निकाली और उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद नादिर उस तलवार को गिलाफ में डाल ही रहा था कि बादशाह की आंख खुल गई। नादिर को इस हालत में देखा तो बादशाह के दिल में शक पैदा हो गया और उसने दिल में सोचा कि मेरी बेटी से शादी करके इसकी नाक और भी चढ़ गई है, ये तो और भी लालची हो गया है और मुझे मारकर खुद बादशाह बनना चाहता है। बादशाह उठकर अपने वजीर के पास गया और सारा वाकया सुना दिया। वजीर कई दिनों से तीनों भाइयों से जला बैठा था। अब उसने मौका पाया तो उसने जी भरकर तीनों भाइयों की बादशाह के सामने बुराई की। मेरी राय लिए बगैर आपने अपनी मर्जी से इन तीनों लफंगों से अपनी बेटियों की शादी कर दी और ये लीजिए, आपका दामाद आपको कत्ल करना चाहता था। ये मकार किसी न किसी रोज आपको खत्म ही कर देगा, देख लीजिएगा। बादशाह वजीर की बातों में आ गया। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि नादर को जेल में डाल दिया जाए। नादर को जेल में डाल दिया गया और नादर की बीवी बहुत उदास हो गई और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। एक दिन वो अपने बाप के सामने गई और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि अपने दामाद को रिहा कर दीजिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि नादर को जेल से निकालकर मेरे सामने लाया जाए। नादर को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उससे मुखातिब होकर कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने मक्कार हो जाओगे और तुमने मुझे मार डालने का इरादा कैसे कर लिया था। उसके बदले में नादर ने बादशाह को एक तोते का किस्सा सुनाया और वो किस्सा कुछ इस तरह से था। किसी जमाने में एक बादशाह रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत तोता था। बादशाह अपने तोते से इतनी मोहब्बत करता था कि एक पल भी उसका दिल तोते के बगैर नहीं लगता था। तोता अपने बादशाह से मीठी मीठी बातें करता और बादशाह का दिल बहलाता रहता था। एक दिन वो बादशाह से कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान में अपने बहन भाई और अपने माँ बाप को छोड़ कर आया हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनसे मिलकर आऊँ। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे 20 दिन की छुट्टी दें। 6 दिन जाने में लगेंगे और 6 दिन आने में, और 8 दिन मैं अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है एक बार तुम चले गए तो लौट कर नहीं आओगे और मेरा दिल उदास हो जाएगा। नहीं, बादशाह सलामत मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट आऊंगा। खैर किसी तरह से बादशाह राजी हो गया, लेकिन बादशाह ने कहा, लेकिन मैं छुट्टी दूंगा 2 हफ्तों की। तोता बोला, खैर यही ठीक है, मैं किसी तरह से 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर बादशाह ने पिंजरा खोल दिया। तोता उड़कर पिंजरे से निकला और जुनूब की तरफ उड़ता हुआ चला गया और बादशाह पीछे खड़ा तोते को देखता रहा। अब बादशाह ने यकीन कर लिया कि
कि तोता मुड़कर नहीं आएगा। 6 दिनों में तोता हिंदुस्तान पहुंच गया और उसने किसी तरह से अपने माँ बाप को तलाश कर लिया। बेचारा इतना खुश था कि कुछ न पूछिए। वो हर तरफ उड़ता फिरता रहता और तरह तरह के गीत गाता, अपने माँ बाप और बहन भाइयों से प्यारी प्यारी बातें करता और उसको पता भी न चला कि 2 दिन किस तरह से गुजर गए और फिर दोबारा कैद में जाने का वक्त आ गया। 6 दिन उसे आने में लगे थे और 2 दिन उसने अपने घर गुजारे। अब 6 दिन उसे वापस जाने में लगेंगे और इस तरह से उसका वक्त पूरा हो जाएगा, यानी 2 हफ्ते का जो बादशाह ने छुट्टी दी थी। लेकिन बेचारे तोते का अपने माँ बाप और बहन भाइयों से अलग होने का जी नहीं चाहता था। खुशी के दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे और उदासी के पहाड़ जैसे दिन शुरू होने वाले थे। उसके सब रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप सब जमा हो चुके थे। सब उसको समझा रहे थे कि तुम वापस लौटकर मत जाओ, लेकिन तोता बोला, नहीं, मैं वादा कर चुका हूँ, भला मैं वादा खिलाफी कैसे करूँ? अरे तुम भी क्या वादा करते हो? एक तोते ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बादशाह को वादा पूरा करते हुए देखा है? अगर तुम्हारा बादशाह इतना ही रहमदिल और सखी होता तो तुम्हें 14 साल कैद में रखने के बाद सिर्फ 2 ही हफ्तों की छुट्टी देता। क्या तुम दुनिया में इसीलिए आए हो कि कैद में रहो? किसी का दिल बहलाने के लिए अपनी आजादी को हाथ से न जाने दो। बादशाह और शेर के करीब रहना हमाकत भी है और खतरनाक भी। लेकिन तोते ने किसी की बात न मानी और लौटने के लिए तैयार हो गया। अब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम लौटने ही लगे हो तो एक बात सुन लो, हमारे यहाँ एक तरह के फल होते हैं, अमृत के फल। कोई उनको खाएगा तो बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। तुम उनमें से वो फल बादशाह के लिए लेकर जाना और उससे गुजारिश करना कि वो तुम्हें आजाद कर दे। मुमकिन है कि बादशाह के दिल में इंसाफ जाग जाए और उसे तुम्हारे हाल पर रहम आए और वो तुम्हें आजाद कर दे। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कुछ तोते जाकर अमृत के 3 छोटे छोटे फल तोड़ लाए। तोते ने उन फलों को ले लिया और सबने उस तोते को अलविदा कहा और वो तोता शमाल की तरफ उड़ता हुआ गायब हो गया। 6 दिनों में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने अपने लाए हुए फलों की खासियत अपने बादशाह को बताई। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने 1 फल अपनी बीवी को दिया और 2 फल खुद खाने के घर से अपने पास प्याली में रख लिए। और उधर वजीर का दिल लालच से डगमगा उठा। वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप इन फलों को अभी मत खाइए, पहले इनको अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं आपके लिए ये नुकसानदेह साबित ना हो। वजीर की बात बादशाह को पसंद आ गई और फिर वजीर ने बादशाह की नजर बचाकर उनमें हल्का सा जहर मिला दिया और फिर उन्हें आजमाने के लिए 2 मोर लाए गए। वो फल मोरों को चखवाए गए। मोर वहीं पर गिरकर ठंडे हो गए। देखा आपने, वजीर ने कहा, अगर आप इन फलों को खा लेते तो आपका क्या हाल होता? बस मैं भी मर जाता। बादशाह ने बड़ी दुखी सी आवाज में कहा। फिर बादशाह ने पिंजरे के अंदर से उस तोते को निकाला और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। बस बेचारे तोते को यही इनाम मिला। फिर इसके बाद यूं ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन बादशाह को एक बूढ़े पर गुस्सा आ गया और फिर बादशाह ने वही अमृत का जो 1 फल बचा हुआ था, बादशाह ने वो फल उस बूढ़े को खिलाने का हुक्म दिया। जैसे ही वो फल बूढ़े को खिलाया गया तो बस फिर क्या था, देखते ही देखते असरे-नो उस बूढ़े आदमी के सर पर काले काले बाल उग आए, मुंह में नए दांत निकल लाए और आंखों में जवान की सी चमक आ गई। देखते देखते वो 70 साल का बूढ़ा आदमी 20 साल का नौजवान बन गया। अब बादशाह को पता चला कि बादशाह ने नाहक उस तोते की जान ली थी। फिर ये किस्सा खत्म करने के बाद फिर नादर ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, अब मैं आपको वो वाकया सुनाता हूँ जो उस वक्त बाग में हुआ था। नादर बाग में गया और सांप के वही 2 टुकड़े उठा लाया जिसे नादर ने काटा था। बादशाह ने जब ये देखा तो बादशाह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और नादर से माफी मांगने लगा। नादर ने कहा, हजूर, हम तीनों भाइयों को इजाजत दीजिए, हम तीनों भाई अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। मालूम होता है कि बादशाहों के साथ नेकी और अमनो अमान के साथ रहा नहीं जा सकता। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन तीनों भाई राजी ना हुए। हम तीनों भाई दरबारी बनकर इस महल में नहीं रह सकते। हम अपनी मेहनत के बलबूते पर जिएंगे, लेकिन मेरी बेटियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। बादशाह ने कहा, ये अपने घर में ही रहेंगी। ये सुनकर तीनों शहजादियां एक आवाज में बोल उठी, नहीं, हम अपने शोहरों से अलग नहीं होंगी। ये सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया और उसने ना चाहते हुए भी सबको जाने की इजाजत दे दी। तीनों भाई अपनी बीवियों को लेकर अपने मुल्क, अपने घर वापस लौट आए और अपने मेहनत के बलबूते पर आराम और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।